पवित्र स्थल माने जाने वाले मंदिर में बुजुर्ग मां के साथ बेटे की धोखेबाजी का मामला सामने आया है। यह घटना कर्नाटक के कोप्पल की है। गुरुवार को इस मंदिर के परिसर में बिना सिम के ही अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां को मोबाइल फोन देकर बेटे ने अकेला छोड़ाया। अपना नाम कासिम बी बताने वाली बुजुर्ग महिला का दावा है कि वह उज्जैनी गांव की निवासी है। हालांकि अधिकारी उसका पता लगाने में असमर्थ हैं क्योंकि महिला इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। पुलिस के अनुसार 2 दिन अपनी मां को कोप्पल के हुलिगी गांव स्थित हुलिगेम्मा मंदिर में बेटे ने बेसिक मोबाइल फोन का सेट दिया और उसके फोन का इंतजार करने की बात कह अकेला छोड़ाया। बेटे ने ऐसा धोखा दिया कि उसमें सिम ही नहीं लगाई थी। फोन के साथ उसने एक कागज भी अपनी मां को थमा दिया था जहां उसने दावा किया कि अपना मोबाइल फोन नंबर लिख दिया है। मंदिर में श्रद्धालुओं की नजर अकेली बैठी बुजुर्ग महिला पर पड़ी। श्रद्धालुओं ने बुधवार रात महिला को खाना और कंबल दिया। जब उनका मोबाइल चेक किया तब पता चला कि बेटे ने बगैर सिम कार्ड के ही मोबाइल फोन मां को दिया था। इतना ही नहीं, जिस कागज में मोबाइल फोन लिखने का दावा किया था वह भी कोरा था। इसके बाद मंदिर के श्रद्धालुओं ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन पर संपर्क किया और पुलिस की मदद ली। नेशनल सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन जोनल ऑफिसर मुतन्ना गुडनैप पानावर और उनके स्टाफ मौके पर पहुंचे। इसके बाद महिला को ओल्ड एज होम ले जाया गया। मुनीर बाद पुलिस ने उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध कराई। मामले में जांच जारी है। पाकिस्तान के लाहौर में 1200 साल पुराने वाल्मीकि मंदिर का नवीनीकरण किया जाएगा। इस मंदिर पर कई साल से एक ईसाई परिवार ने कब्जा कर रखा था। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद जुलाई 2022 में संघीय निकाय इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) ने परिवार से मंदिर का कब्जा वापस ले लिया। ETPB पाकिस्तान का एक संगठन है। यह देश के उन मंदिरों और भूमि की देखभाल करता है जिन्हें विभाजन के बाद सिख और हिंदू छोड़कर भारत चले गए थे। यह संगठन पूरे पाकिस्तान में 200 गुरुद्वारों और 150 मंदिरों की देखरेख करता है। बता दें कि लाहौर में लोग कृष्ण मंदिर के अलावा वाल्मीकि मंदिर में ही जाकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर पर कब्जा करने वाले ईसाई परिवार का दावा है कि वे धर्म बदलकर हिंदू बन गए थे। इस परिवार का करीब 20 साल से मंदिर पर कब्जा था और वे केवल वाल्मीकि जाति के लोगों को ही मंदिर में पूजा करने देते थे। ETPB के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने कहा, मास्टर प्लान के तहत वाल्मीकि मंदिर को संवारा जाएगा। 100 से अधिक हिंदू, सिख और ईसाई नेता वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। हिंदुओं ने मंदिर में पूजा पाठ किया और पहली बार लंगर में शामिल हुए। ETPB के एक अधिकारी ने कहा, मंदिर की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में ETPB को दी गई थी, लेकिन परिवार ने 2010-11 में संपत्ति के मालिक होने का दावा किया था और सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कुछ लोगों ने वाल्मीकि मंदिर पर हमला कर मूर्तियों को तोड़ दिया था और आसपास की बिल्डिंगों में आग लगा दी थी। ETPB के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम गठित की थी जिसने सरकार को अपनी सिफारिशें पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन मामला कोर्ट में था, जिसकी वजह से ETPB मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर सकती थी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावरलिफ्टर सुधीर ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले 2014 में पावरलिफ्टर सकीना खातून ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। सुधीर ने पुरुषों के हेवीवेट कैटेगरी में 212 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुरली श्रीशंकर ने रचा इतिहास, लॉन्ग जंप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट। NIA ने दाऊद इब्राहिम के करीबी और गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट उर्फ सलीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम पर टेरर फंड और धन उगाही का आरोप है। NIA ने बताया कि सलीम फ्रूट पर आतंकवादी आपराधिक गतिविधियों से संबंधित 3 फरवरी को स्वत संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया गया था और यह गैंगस्टर छोटा शकील के नाम पर उगाही करता था। एजेंसी ने बताया कि डी कंपनी के करीबी सहयोगी सलीम फ्रूट ने डी कंपनी की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए टेरर फंड जुटाने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और विवाद निपटान के माध्यम से छोटा शकील के नाम पर भारी मात्रा में धन उगाहने में सक्रिय भूमिका निभाई। छोटा शकील ने भारत में दंगे भड़काने की साजिश रची। NIA ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और गैंगस्टर के करीबी सहयोगियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी। FIR के मुताबिक भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम ने एक स्पेशल यूनिट बनाई थी। इस यूनिट का काम भारत में राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाना और उन पर हमला करना था। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने पाकिस्तान से भारत में दंगे भड़काने की साजिश रची थी। अभिनेता आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में हैं। वह जोर शोर से इसका प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं।
इस बीच आमिर खान ने फैंस को एक खुशखबरी दी है। एक्टर ने बताया है कि एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उनकी यह फिल्म बेहद पसंद आई है। इस बात से आमिर खान की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि आमिर खान की यह फिल्म आगामी 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। आमिर खान की यह फिल्म पंजाब पर आधारित है। हाल ही में एक्टर ने अपनी यह फिल्म सिख कमेटी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिखाई। यह फिल्म देखने के बाद एसजीपीसी के हर सदस्य ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। आमिर खान का कहना है कि एसजीपीसी के सदस्यों की प्रतिक्रिया ने मेरा दिल छू लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी फिल्म उनके दिलों को छूने में सफल रही। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले भी मेकर्स ने एसजीपीसी के सदस्यों को फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई थी। दरअसल मेकर्स फिल्म में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बता दें कि फिल्म में आमिर खान एक सरदार का रोल अदा कर रहे हैं। मेकर्स फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए हर जानकारी सही तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। अब जब फिल्म बनकर तैयार हो गई है तो एसजीपीसी के सदस्यों को यह काफी पसंद आई है। लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में आर्थिक मंदी से जुड़ी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी में जाती कैसे है। जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है, तो उसे तकनीकी रूप में मंदी का नाम देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। देश की जीडीपी यानी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू के आंकड़े ही बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है या मंदी के बादल मंडराने लगे हैं। मंदी के साथ ही अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिस एक और शब्द का खूब इस्तेमाल होता है, वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाती है। मंदी में जहां अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जाती है, वहीं स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था न बढ़ती न घटती है, यानी ग्रोथ जीरो होता है। दुनिया भर के देश इस वक्त महंगाई से जूझ रहे हैं। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी शामिल हैं। पहले कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और अब भी लॉकडाउन के साए में जीने को मजबूर चीन के कई बड़े शहरों के कारण सामानों की सप्लाई चेन में रुकावट आई है, जिससे वैश्विक स्तर पर मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए ज्यादातर देशों के केंद्रीय बैंक अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर रहे हैं। भारत भी उनमें एक है, लेकिन उच्च ब्याज दरें आर्थिक गतिविधियों में रुकावट पैदा करती देती हैं। फोर्ब्स एडवाइजर में छपे एक लेख के अनुसार 1970 के दशक में अमेरिका में बेतहाशा महंगाई एक बड़ी समस्या बन गई। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में वृद्धि की, जिससे मंदी आ गई। आर्थिक मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके अरुण कुमार भी मानते हैं कि ब्याज दरों में इजाफा करने से बाजार में मांग कम हो जाती है और डिमांड कम होने से अर्थव्यवस्था की विकास दर भी धीमी पड़ जाती है। हालांकि डिफ्लेशन यानी महंगाई दर में भारी गिरावट भी मंदी पैदा कर सकती है, जबकि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक है। डिफ्लेशन के कारण कीमतों में गिरावट आती है, जिससे लोगों की सैलरी कम हो जाती है और चीज़ों की कीमतें और घट जाती हैं। आम लोग और व्यवसायी खर्च करना बंद कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है और मंदी दरवाजा खटखटाने लगती है। 1990 के दशक में जापान में आई मंदी का कारण अत्यधिक डिफ्लेशन ही था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों को देखें तो आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने कुल 4 मंदी देखी है। ये साल 1958, 1966, 1973 और 1980 में आई। साल 1957-58 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट तब दर्ज की जब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% रिकॉर्ड की गई थी। इसके पीछे की वजह आयात बिलों में भारी वृद्धि थी, जो 1955 और 1957 के बीच 50% से अधिक बढ़ गया था। वित्तीय वर्ष 1965-66 में भयंकर सूखे के कारण भारत का जीडीपी ग्रोथ फिर ऋणात्मक रहा। इस साल ये -3.66% थी। वहीं 1973 की मंदी की वजह बना तेल संकट। पेट्रोलियम उत्पादक अरब देशों के संगठन OAPEC ने उन तमाम देशों के तेल निर्यात करने पर रोक लगा दी थी जो योम किप्पुर युद्ध में इसराइल के साथ थे। इसके चलते कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई थी। 1972-73 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3 रही।
आखिरी यानी साल 1980 में आई मंदी की वजह बनी ईरानी क्रांति। ईरानी क्रांति के कारण दुनिया भर में तेल उत्पादन को बड़ा झटका लगा। तेल आयात की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का तेल आयात का बिल भी करीब 2 गुना हो गया और भारत के निर्यात में 8% की गिरावट दर्ज की गई। साल 1979-80 में भारत का जीडीपी ग्रोथ -5.2% रहा। साल 2020 में जब पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया तब एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए बयान को सही ठहराते हुए एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में वो कहते हैं, भारत के मंदी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। वित्त मंत्री सही कहती हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तो पिछले साल ही मंदी में चली गई थी। अपनी ही पार्टी के नेताओं को अक्सर सवालों के घेरे में खड़े कर देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की इस टिप्पणी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? इस सवाल के जवाब में आर्थिक मामलों के जानकार और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात को पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही स्टैगफ्लेशन में है और अब ये मंदी की ओर ही बढ़ रही है। वे कहते हैं, निर्मला सीतारमण जो भी दावे या आंकड़े पेश कर रही हैं, वो संगठित क्षेत्रों के हवाले से कर रही हैं। उनमें असंगठित क्षेत्रों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्रों की स्थिति खस्ताहाल है। उनकी खस्ताहाल स्थिति के कारण ही डिमांड संगठित क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि असंगठित क्षेत्रों में कितनी बढ़त हो रही है, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। केवल संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के हवाले से आप ये नहीं कह सकते कि मंदी नहीं आ सकती। अरुण कुमार का कहना है कि ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, दुनिया के बाकी देश भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इससे सारी दुनिया भर में डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के बड़े शहरों में जारी लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन प्रभावित है। इसका असर ये हो रहा है कि महंगाई कम नहीं हो रही। तो जब तक महंगाई बढ़ती रहेगी, असंगठित क्षेत्रों प्रभावित रहेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाएगी। प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं कि किसी देश को मंदी से निकालने के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर निवेश बढ़ता है तो रोजगार पैदा होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। भारत के संदर्भ में बात करें तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम के जरिए इस समस्या से निपटा जा सकता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी दरों को भी कम करने की जरूरत है। अगर उत्पादों पर लगी जीएसटी कम होगी तो लोगों की बचत बढ़ेगी और वो बाजार में ज्यादा निवेश करेंगे। सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर भी सोचने की जरूरत है। जीएसटी से असंगठित क्षेत्रों को बहुत धक्का लगा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, जो लगातार मुनाफे में है, उन पर सरकार को विंडफॉल टैक्स लगाने की जरूरत है। विंडफॉल टैक्स एक ऐसी तरह का टैक्स है जिसे सरकार कंपनियों पर लगाती है। जब कंपनी किसी माध्यम से मुनाफे में जाती है तो उसे विंडफॉल प्रॉफिट कहा जाता है। सरकार कंपनी के इसी प्रॉफिट पर टैक्स वसूलती है, इसलिए इसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। तो कॉर्पोरेट कंपनियों पर टैक्स लगाने से इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करना आसान होगा। इससे आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेंगे और वो ज्यादा निवेश कर सकेंगे। Be aware with the world. APN Broadcast Service.